हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू एएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी साइकोलॉजी ऑप्शनल की डिस्कशन को। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे उन स्कूल्स के बारे में। हम लोग बात कर रहे थे, आपको पता होगा, जो कि एक तरीके से चैलेंज करने के लिए स्टार्ट हुए थे विलियम वुंड के स्कूल ऑफ थॉट को। और विलियम वुंड का स्कूल ऑफ थॉट क्या था? डैट वॉज स्ट्रक्चरलिज्म। और जिसका एक सब कॉम्पोनेंट आप कह सकते हो या फिर साइड का एक कॉम्पोनेंट कह सकते हो, जिस स्कूल ऑफ थॉट यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म के अंतर्गत विलियम वुड ने बात करी थी इंट्रोस्पेक्शन की, उसको चैलेंज जो करा गया था उसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर अपना बनाया था। वो कौन सी स्कूल ऑफ थॉट ने इनिशियली चैलेंज करा था विलियम वुड के स्कूल ऑफ थॉट को यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म को? डैट वॉज फंक्शनलिस्ट अप्रोच। जो फंक्शनलिस्ट स्कूल के जो साइकोलॉजिस्ट थे, स्कूल ऑफ थॉट के जो साइकोलॉजिस्ट थे, उनका ये मानना था कि रेदर देन फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, हमें माइंड के फंक्शंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आज की क्लास में हम लोग स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट दूसरे स्कूल ऑफ थॉट को पढ़ेंगे और वो है जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। ठीक है। सबसे पहले काफ़ी स्टूडेंट्स को देखो दोस्तों, क्या होता है कि एक प्रॉब्लम वो फेस करते हैं व्हेन दे आर स्टडिंग साइकोलॉजी, या स्कूल के लिए चाहे भले वो पढ़ रहे हो या फिर कॉलेज के एग्जाम्स के लिए या फिर यूपीएससी के लिए, एनसीईआरटी से, क्योंकि हर जगह यही पर है। अब जब वो जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं ना, तो उनको कोई टीचर या फिर वो खुद से इतना इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, या कोई टीचर उनका इतना इनिशिएटिव नहीं लेते हैं कि जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा तो सब कुछ देते हैं, लेकिन पहले जेस्टॉल्ट वर्ड का जो मतलब है वो डिकोड करना नहीं सीखता है कोई भी स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये जेस्टॉल्ट जो शब्द है, इसको कैसे समझा जा सकता है। सिंपल इसका मीनिंग ये होता है, जब आप किसी भी चीज़ को, संसार में कोई सी भी चीज़ हो, आप किसी इंसान को देख रहे हो, टेबल को देख रहे हो, कुर्सी को देख रहे हो, दीवार पे कोई मकड़ी को देख रहे हो, ज़मीन पे चींटी को चलते हुए देख रहे हो, जानवर हो, इंसान हो, नॉन लिविंग थिंग हो, कुछ भी चीज़ हो, जब आप किसी चीज़ को पार्ट बाय पार्ट नहीं देख रहे हो, तो कैसे देख रहे हो? जब आप किसी भी चीज़ को पार्ट बाय पार्ट ना देखते हुए होलिस्टिक मैनर में जब आप किसी भी चीज़ को देख रहे होते हो, वो होलिस्टिक मैनर में आपका किसी भी चीज़ को देखना, वो कहलाता है जेस्टॉल्ट। तो जेस्टॉल्ट एक्चुअली मनोवैज्ञानिक सब्जेक्ट में, साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में डाला ज़रूर जाता है, लेकिन जेस्टॉल्ट एज अ फिनोमिना को हर एक इंसान इस पृथ्वी के ऊपर एक्सपीरियंस करता है। किसी भी चीज़ को देखने के बाद सोचता है। आपने जैसे सुबह अपने आपको एक्सपीरियंस दोस्तों करा होगा कि आप ना सुबह सोकर उठ कर आए, आप अपनी आंखें जो है वो मीच रहे हो, अपने बेड पे बैठ गए, आके आप बालकनी में जाके चेयर पे बैठ गए, गर्मियों में लाइट नहीं है, आप बालकनी में जाके खड़े हो गए, छत पे थोड़ी देर के लिए चले गए। तो जब आप फुली एक्टिवेट नहीं होते हो सुबह सुबह, या फिर होते भी हो कभी भी, मतलब मैं कभी की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप सुबह उठ कर आए हो अपने बिस्तर से, आपकी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हुई है और आपकी उठने के 1 मिनट हुआ है जैसे आपको उठे हुए, नींद से जागे हुए। तो आप देखते होगे कि एक जगह जब आप खड़े हो तो आप खड़े रह जाते हो और आपके दिमाग में थॉट्स चलते हैं, किसी को भी देखते हो। अगर आप बालकनी में खड़े हो तो रोड पे नीचे अपनी गली में दूध वाले को देख रहे हो, अंकल आंटियों को निकलते हुए देख रहे हो, कुत्ते भौंक रहे हैं उनको देख रहे हो। आप अगर छत पर हो तो आप कबूतरों को देख रहे हो, बिल्डिंगों में देख रहे हो, सामने वाली किसी लड़की को देख रहे हो, किसी लड़के को ताड़ रहे हो। तो वो आप बेसिकली क्या है कि थोड़ी देर के लिए आपका दिमाग सुन होकर ना ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता उनको, लेकिन जस्ट वो देख रहा होता है और जस्ट वो नज़ारे ले रहा होता है हमारा दिमाग। और वो काम होता कैसे है? ऑब्वियसली बात है, हमारी आंखों से। तो ये सिनेरियो मैं बीच में क्यों लेकर आया? क्योंकि दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा, जब जेस्टॉल्ट के कंसेप्ट को हमारा दिमाग यूज़ करता है, यानी कि हम जब किसी भी चीज़ को पार्ट बाय पार्ट ना देखकर एक होलिस्टिक मैनर में जब हम चीज़ों को देखते हैं, उस होलिस्टिसिटी को डेवलप करने के लिए ज़रूरत होती है हमें हमारे किस चीज़ की? सेंस ऑर्गन्स की। और सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं। आपकी स्मेल नोज़ के माध्यम से, आपके आपके अंदर आने वाली साउंड्स कानों के माध्यम से, आपका किसी भी चीज़ को टेस्ट करना
जो कि लिप्स से होते हुए टंग तक जाएगा। आपका किसी भी चीज़ को देखना, जिसके लिए आपके नेत्र, आपकी आंखें काम करेंगी। और किसी भी चीज़ को टच करना, जिसके लिए हमारी स्किन जो होती है वो हमारा फिफ्थ सेंस ऑर्गन होता है। राइट? ईशा, यहाँ तक बात समझ पाए मैं क्या कह रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जेस्टॉल्ट वर्ड को डिकोड कर पाए आप? ठीक है, इसके आगे बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको दोस्तों इस लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया, इन द अर्ली 20th सेंचुरी क्या हुआ, एक नया पर्सपेक्टिव जो था, या फिर आप ऐसा कह लो एक नया स्कूल ऑफ थॉट, जिसका नाम था जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। इसकी शुरुआत होती है कहाँ पर? इसकी शुरुआत होती है जर्मनी के अंदर। और ये जेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट क्यों बना था? इट वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ऑफ विलियम वुड। और विलियम वुड का बेसिकली अगर हम बात करें, या फिर इनकी जो भी स्टडी थी, इनकी जो लेबोरेटरी थी, वो कहाँ पर थी? ईशा, कौन सी कंट्री में? लिप्जिग। और लिप्जिग कहाँ पर है? अगेन जर्मनी। तो जेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट की भी शुरुआत जो है वो जर्मनी से ही हुई थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या, ये कौन है? ये विलियम वुड है ना। इन्होंने अपनी फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी खोली थी, और इनके साथ में काम करने वाले लोग इनसे अलग हो गए थे, क्योंकि वो बेसिकली इनके आइडियाज से मतलब तालमेल नहीं खा पाते थे, मतलब मैच नहीं कर पाते थे इनके आइडियाज़ को। उससे शुरुआती दौर में तो उन्होंने एग्री करा था, लेकिन बाद में उनको लगा कि नहीं यार, विलियम वुड का ये कहना कि माइंड जो है उसको स्ट्रक्चर के तौर पर पढ़ा जा सकता है, और इंट्रोस्पेक्शन जो है वो एक ऐसा तरीका हो सकता है जिससे हम एक इंडिविजुअल के दिमाग के दरवाजे तक घुस सकते हैं। तो ये जो विलियम वुड के साथ जो उनके कलीग्स काम कर रहे थे, उन्होंने बोला यार साइकोलॉजी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, और माइंड की स्टडी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, हम आपसे एग्री नहीं करते हैं। क्योंकि अगर माइंड में किसी पर्सन के कुछ भी चल रहा हो, A to Z कुछ भी चल रहा हो, आप उसे पार्ट बाय पार्ट, स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर अलग अलग करके देख कैसे लोगे? इसके बारे में हम इनफ बात कर चुके हैं। और ईशा, हमने भी इस चीज़ को समझा था कि जो राइवल स्कूल ऑफ थॉट के जो लोग आरोप लगा रहे हैं विलियम वुड के ऊपर, तो वो सही कह रहे हैं काफ़ी हद तक कि माइंड को आप किसी के भी माइंड को आप एक स्ट्रक्चर के बेसिस पर कैसे स्टडी कर लोगे, उसके टुकड़े कर करके कैसे उसको स्टडी कर लोगे। तो फंक्शंस स्कूल ऑफ थॉट के लोगों ने कहा था कि उसके माइंड के हमें फंक्शंस को समझना चाहिए। अब जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी वाले क्या कहते हैं? जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी का स्कूल ऑफ थॉट हमें यह बताता है कि हमें ना अपने परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस के ऊपर फोकस करना चाहिए, और उन परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस का जो एक प्रॉपर संगम होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, उससे जाकर हमारे माइंड में कोई भी बात या कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो सेटल डाउन होता है। अब ये टेक्निकल लाइन जो मैंने कही, इसका मतलब क्या है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं ज़रा। ईशा, जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, हमें अगर किसी भी चीज़ को, इंसान को, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, इंसान हो, जानवर हो, कुछ भी हो, अगर उसके बारे में सोच विचार करना है या कुछ भी करना है, तो वो सोच विचार करने के लिए हमारे या तो पांचों सेंस ऑर्गन सेम टाइम पे काम करें, या फिर कोई सा भी सेंस ऑर्गन एक टाइम पर काम करे, उसकी वजह से हमारा एक परसेप्शन डेवलप होता है। और सबसे कॉमन परसेप्शन डेवलप करने का सबसे जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑर्गन होता है वो क्या होता है? आई। इसके बारे में हम इनिशियल लेक्चर्स में भी बात कर चुके हैं, है ना ईशा, इस चैप्टर के अंदर। आंखों से जब आप किसी भी चीज को देखते हो, आपके मन में, मेरे मन में, संसार में किसी भी व्यक्ति के मन में बहुत सारी कहानियां, स्टोरियां डेवलप हो जाती हैं, चल रही होती हैं, है कि नहीं? सोसाइटी ऐसी तो परसेप्शन बना लेती है, किसी लड़की ने छोटे कपड़े पहन रखे हैं तो उसके लिए एक परसेप्शन बना लिया, उसके लिए एक अपने दिमाग में छवि बना ली। कोई लड़का रात को 12 बजे अपने दोस्तों के साथ गाड़ी से निकल रहा है, घूम रहा है, तो सोसाइटी ने उसके लिए एक परसेप्शन बना लिया, है ना? कोई एक लड़की है, उसके बहुत सारे लड़के दोस्त हैं, वो इन्हीं के साथ घूमते हुए मिलती है, उसके लिए एक परसेप्शन बना लिया, है ना?
और ऐसे ही हम हज़ारों लोगों के लिए, हज़ारों चीज़ों के लिए या कुछ भी, हम अलग अलग अपना परसेप्शन जो है वो बना लेते हैं. अब जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के स्कूल, जेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट के जो साइकोलॉजिस्ट हैं या जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के जो लोग हैं, उनका ये मानना था कि हमारे जो भी परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी कि वो एक्सपीरियंसेस, वो घटनाक्रम जो हमारे परसेप्शन के थ्रू हमें मिला एक्सपीरियंस, और हमारे परसेप्शन के थ्रू मिला यानी कि हमारे सेंस ऑर्गन्स उस टाइम पर एक्टिवेटेड थे, उनकी वजह से हमारे दिमाग में एक मेंटल इमेज बनी किसी भी एक्सपीरियंसेस को लेकर, और वो एक्सपीरियंस फाइनली हमारे दिमाग में जाकर क्या हो गए, हमारे दिमाग में जाकर सेटल डाउन हो गए. राइट? तो उन सारे परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस के कॉम्बिनेशन को अगर आप मिलाओगे तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनेगी. मतलब ईशा समझ रहे हो, हमारा जैसे परसेप्शन जो होता है, आप मुझसे पहली बार मिले ईशा, मैं आपसे पहली बार मिला, आप अपनी फ्रेंड से, जो भी आपकी बेस्ट फ्रेंड है या जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है, कल को आपका हस्बैंड होगा, आपका बॉयफ्रेंड है, कुछ भी है, आप एक मीटिंग में मिलकर उसको परमानेंट या नॉन परमानेंट नहीं कहते हो, या फिर एक सेकंड के अंदर उसको देखकर परमानेंट या नॉन परमानेंट नहीं कहते हो. कोई सा भी रिश्ता आप लाइफ में निभा रहे हो, कैसा भी रिश्ता, इवन हम रिलेटिव्स की भी बुराइयां जो करते हैं, या कुछ रिलेटिव्स हमें अच्छे लगते हैं, तो वो भी हमारा एक परसेप्शन है जो कि उनकी हरकतों के बेसिस पर हमारे दिमाग में जाके सेटल हुआ है. तो ईशा, आप जब किसी को, या मैं जब किसी को, इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को देख रहा हो, तो वो बार बार उसका जो परसेप्शन है सामने वाले व्यक्ति को लेकर एक्टिवेट होता है कि नहीं ऐसा ईशा? धीरे धीरे करके, बिट्स बाय बिट्स, पार्ट्स बाय पार्ट्स, सिचुएशन बाय सिचुएशन, हर वक्त सामने वाले के एक्शंस जो होते हैं वो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ जगह बनाते हैं. राइट? पार्ट्स बाय पार्ट्स, हर मीटिंग में, और धीरे धीरे कर कर सामने वाले की कंप्लीट पिक्चर हमारे दिमाग में सेटअप होती है कि यस, दिस इज द पर्सन जिसको मैं अपने दोस्त के तौर पर, अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर, अपनी वाइफ के तौर पर, अपनी बहन के तौर पर, अपने अच्छे, कोई भी कैसा भी रिश्ता हो, उसके तौर पर मैं इस पर्सन को देख सकता हूं या देख सकती हूं. ऐसे ही होता है ईशा, बताओ, संसार में जितने भी रिश्ते हम चला रहे हैं इसी परसेप्शन के बेसिस पर चला रहे हैं ना. वो परसेप्शन कोई एक सेकंड में तो बन नहीं गया, सामने वाले को देखकर, ऑब्जर्व कर कर, परख कर, हमारे सेंस ऑर्गन्स ने, स्पेशली हमारी आई ने देखकर उसको एक इमेज बनाई, उसकी हरकतों को, उसकी बातों को, जो भी वो कह रहा है, जो भी वो कर रहा है, कितना बातों से पलट जाता है, कितना वादों को निभाना, इन सब के बेसिस पर हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें क्लिक 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 होती रहती हैं सामने वाले के लिए, है ना. और उन सारे एक्सपीरियंसेस को कॉम्बिनेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में अगर आप बनाओगे तो एक कंप्लीट आइडेंटिटी हमारा दिमाग सामने वाले पर्सन के बारे में, जानवर के बारे में, पड़ोसियों के बारे में, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग के बारे में, सबके बारे में बना लेता है ऐसा कि नहीं? बताओ. अब जैसे मान लो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं ईशा. भारत में पहली बार जब मोमोज आना शुरू हुए थे, आप में से बहुत सारे लोग जो ऑडियंस हैं सुन रहे होंगे मुझे, या फिर ईशा आपने भी जब पहली बार खाए होंगे, तो हो सकता है, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे अच्छे नहीं लगे थे मोमोज जो उस टाइम पर बनते थे, है ना. आज लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. तो मेरा जो पहला परसेप्शन था मोमोज को लेकर, वो कैसा था कि यार ये यक है, पता नहीं क्या कच्ची कच्ची सी चीज़ है. लेकिन जब इंडियंस ने उसके अंदर इनोवेशन करना स्टार्ट करी कि भाई वेजिटेरियन मोमोज के अलावा पनीर वाले मोमोज आते हैं, उसके अंदर चटनी मिला रहे हैं, उसको ग्रिल कर रहे हैं, उसका तंदूर बना रहे हैं, ठीक है, अलग अलग 100-200 प्रकार के मोमोज जो है वो मिलने लगे. तो जब उसका फॉर्मेट चेंज हुआ तो मेरा उसको लेकर परसेप्शन चेंज हो गया, और एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन क्या बनी मेरे दिमाग के अंदर, यस आई लाइक मोमोज, आई लव मोमोज. ठीक है.
तो समझ गए ना ईशा, ये जेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं? तो इनका ये मानना है कि हमारा जो दिमाग है ना, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द कंपोनेंट्स ऑफ द माइंड, मतलब जैसे स्ट्रक्चर स्कूल ऑफ थॉट के लोग कहते थे, विलियम वुंड जैसे लोग कहते थे कि हमें माइंड्स के कंपोनेंट्स को देखना चाहिए। जैसे जो ये येलो सर्कल्स मैंने बना रखे हैं कि माइंड का ये वाला कंपोनेंट कौन सा, ये वाला कंपोनेंट कौन सा, ये वाला कौन सा, ये वाला कौन सा, ये वाला कंपोनेंट कौन सा। उन्होंने कहा, जेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट ने कहा, माइंड के कंपोनेंट्स को भाई साहब आप जान ही नहीं सकते हो, टुकड़े टुकड़े कर कर आप माइंड को देख ही नहीं सकते हो, ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते हो, जान ही नहीं सकते हो किसी पर्सन के बारे में कि उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, पार्ट्स बाय पार्ट्स। तो जेसॉल्ट साइकोलॉजिस्ट ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, सही साबित करने के लिए एक आर्गुमेंट दिया। उनका ये कहना था कि हम जब भी दुनियादारी में किसी भी चीज़ को देखते हैं, हम अपने आसपास की दुनिया में जब भी कोई भी चीज़ देखते हैं, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, इंसान हो, जानवर हो, कुछ भी हो, रोड पे खड़ी हुई एक गाड़ी क्यों ना हो, रोड पे कोई पास होते हुए, रोड क्रॉस करते हुए कोई लड़का लड़की क्यों ना जा रहे हो, कुछ भी हो, एक पार्क में पत्ता क्यों ना उड़ रहा हो, कुछ भी हो ऐसा, तो वो जेसॉल्ट साइकोलॉजी का कहना था, हमारा जो परसेप्चुअल एक्सपीरियंस होता है ना, इट इज मोर देन द सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ परसेप्शन। कहने का मतलब ये है, या अगली लाइन को देखो, इन अदर वर्ड्स, मतलब वो इस हैवी लाइन को इजी वर्ड्स में क्या कहना चाह रहे थे, उनका ये कहना था, जब भी हम किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं और कोई भी एक्सपीरियंस हमारे दिमाग में सेटल होता है, जो भी हम अपने एनवायरनमेंट से रिसीव करते हैं, वो एक्सपीरियंस एक होलिस्टिक इमेज होती है छोटे 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 इनपुट्स की। लेकिन हम कभी भी छोटे छोटे इनपुट्स पे फोकस करके फिर एक्सपीरियंस गेन नहीं करते हैं। वो एक्सपीरियंस हमें एक ही बार में होलिस्टिकली प्राप्त हो जाता है हमारे दिमाग को। अब जैसे मुझे एक बात बताओ ईशा, छोटी सी बात कर रहा हूं, लॉजिकल, ठीक है? ये लड़की पहाड़ों पे अपनी चटाई या चादर डालकर बैठी हुई है आराम से, है ना, नेचर को निहार रही है। तो मुझे एक बात बताओ, इस लड़की को अगर अपने आप को, खुद को ये फील करवाना हो कि इस वक्त ये नेचर में है, तो ये ऐसे करेगी क्या कि पहले ये यहाँ पर ट्रीज देख रही है, फिर इसको ये फील हो रहा है कि ये किसी माउंटेन की ऊंचाई पर बैठी हुई है, फिर ये दूर से देख रही है कि यहाँ पर जाके कोई सनसेट का सीन है या सनराइज का सीन है, फिर ये देख रही है कि यहाँ से ऐसे ऐसे करते करते एक वैली जो है वो बन रही है, तब जाकर इसको फाइनली इतना कुछ देखने और सोचने और समझने के बाद रियलाइज हो रहा है, अरे वाह, मैं तो पहाड़ों पे बैठी हूं। ऐसा है क्या? नहीं ना। इसको अपने आप को, अपने दिमाग को ये फील करवाने के लिए कि मैं नेचर में हूं, एक निगाह काफी है ना, और उसकी उस निगाह में, यानी कि उसका जो सेंस ऑर्गन है, जो आई है, वो अपने आप ही एक पूरी होलिस्टिक इमेज बना लेगा ना, यस यू आर इन नेचर, फिर देखेगा ना धीरे धीरे करके पार्ट्स को। बताओ, ये चीज होती है। तो आप समझ गए जेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं। इसलिए मैंने शुरू में आपको बता दिया, हम किसी भी चीज को पार्ट बाय पार्ट ना देखते हो, जब होलिस्टिक मैनर में, एक यूनिवर्सल मैनर में किसी भी चीज को कंबाइंड तरीके से एक एक्सपीरियंस गेन करके देखते हैं, रेदर देन लुकिंग एट द पार्ट्स, रेदर देन लुकिंग एट द कंपोनेंट्स ऑफ इट, दैट मीन्स कि ये जो चीज है, इट इज अ पार्ट ऑफ जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। अब एक एग्जांपल और देते हैं राइटर हमें यहां पर, जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो वो ये कह रहे हैं कि मान लो किसी भी चीज की रोशनी जब हमारे आंखों के रेटिना पर पड़ती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल बड़े सारे फ्लैशिंग बल्ब जो हैं वो आपके रूम में है, अभी कुछ भी हो सकते हैं फ्लैशिंग बल्ब का, यहाँ पर ये मतलब आपकी फोन की स्क्रीन ओपन है, कोई बल्ब लगा है, ट्यूबलाइट भी जल रही है, आप आगे वाले कमरे के अंदर जा रहे हो, फिर एक लाइट जल रही है, बालकनी वाली लाइट जल रही है, ठीक है। तो जो भी सीरीज ऑफ फ्लैशिंग बल्ब्स हैं, उनसे जो भी रोशनी जो है वो निकल रही है, और जब वो आपके रेटिना के ऊपर पड़ रही है, तो आपका रेटिना पे जब वो रोशनी पड़ती है, तो वो प्रॉपर एक मूवमेंट ऑफ लाइट की तरह पड़ती है, ना कि, ध्यान से सुनना ईशा मेरी बात, ना कि वो पार्टिकल्स ऑफ लाइट की तरह पड़ती है कि आपका पहले जब रेटिना के ऊपर रोशनी पड़े तो दिमाग को, ऑप्टिक नर्व को ये
इंटरप्रेट करने के लिए कि भाई हाँ मैं लाइट के अंदर खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, रोशनी है इस कमरे के अंदर। ऐसा नहीं होता है कि हम लाइट के पहले पार्टिकल्स को धीरे 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 करके पढ़ने दे रहे हैं अपने रेटिना के ऊपर, और फिर जाकर हमें कुछ मिनट के बाद रियलाइज होता है अरे वाह हम तो लाइट वाले कमरे के अंदर हैं, यहाँ तो रोशनी है। ऐसा होता है कि ईशा, लाइट तो एक ही साथ पूरी पड़ती है तो आपको पता लग जाता है ना कि लाइट आ गई, लाइट चली गई, लाइट डिम है, लाइट ज्यादा चल रही है, यही होता है। ठीक है, तो ये भी एक होलिस्टिक चीज हुई कि नहीं हुई, हमारे रेटिना के ऊपर किसी भी लाइट का पड़ना, कि पार्ट्स बाय पार्ट्स लाइट पड़ रही है, होलिस्टिक। सिमिलरली राइटर हमें ये बता रहे हैं, और जैसे और साइकोलॉजिस्ट ये कहते थे, जब भी हम कोई प्रॉपर मूवी देखते हैं, मूवी, तो मूवी बेसिकली एक्चुअली एक पूरी की पूरी जो अलग अलग सीन पर जो पिक्चर्स हैं, उन पिक्चर्स को जो क्लिक कर करके, मतलब हालांकि वो वीडियो ही चल रही है लेकिन जिस डिवाइस ने वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, अगर हम उसे माइक्रो सेकंड्स में तोड़ दें ईशा, तो वो पिक्चर ही है ना, वो तो फोटोज ही हुई ना फिर तो। अगर माइक्रो सेकंड्स में हम तोड़ दें किसी भी वीडियो को, मान लो कि मैंने आपकी कोई वीडियो बनाई, आपने मेरी बनाई, ठीक है, नॉर्मल सी रील आपकी मैंने शूट करी, लेकिन जब मैं उसको बहुत स्लो मोशन की स्पीड पर देखूंगा तो आपको पलटने में, आगे कदम रखने में, मुड़ने में आपका चेहरा लेफ्ट से राइट जाएगा, या फिर जब आप अपनी बॉडी मूवमेंट करोगे या मैं जब ऐसा कुछ करूंगा तो उसमें कुछ सेकंडों का जो फासला आ रहा है, तो वो तो फोटोज बाय फोटोज चेंज हो रही है ना, राइट। तो जब भी हम कोई मूवी देखते हैं तो बेसिकली क्या है, जो स्टिल पिक्चर्स हैं उनकी सारी इमेजेस एक कंप्लीट थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हुए हमें मूवी के तौर पर प्रतीत होती है, लेकिन वो जितने भी जो सीन्स हैं वो, या भले ही मैं कह रहा हूं कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है अलग अलग पार्ट्स की, लेकिन वो एक तरीके से वो सारी इमेजेस ही हैं, और वो जब हमारे रेटिना पर गिरती हैं, पड़ती हैं वो सारी फोटोज, जब भी हम कोई मूवी देख रहे होते हैं घर पे बैठ के, सिनेमा हॉल में, कहीं पर भी, तो वो सीरीज ऑफ इमेजेस हैं जो कि रैपिड तरीके से मूव होते हुए, स्टिल इमेजेस की पिक्चर रैपिड तरीके से जब मूव होती है तो वो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक वीडियो है, ठीक है। और जब वो हमारे रेटिना पे गिरती है थोड़ी सी स्पीड मूव करते हुए, तब हम कहते हैं कि हाँ भाई हम मूवी देख रहे हैं, ना कि हम किसी फोटोशूट को देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, एक मूवी हम जानते हैं कि छोटे छोटे सीन्स और छोटी छोटी पिक्चर से बनी हुई है, लेकिन हमारा जो परसेप्चुअल एक्सपीरियंस होता है मूवी को लेकर वो होलिस्टिक होता है, रेदर देन ये कहना कि अच्छा ये सीन ये सीन ये सीन ये पिक्चर ये पिक्चर ये एक्ट्रेस का ये सीन ये एक्टर का ये सीन, ये कॉम्बिनेशन में मिलकर बनी है ये वाली मूवी। हम मूवी पहले देखते हैं पूरी की पूरी, हमारा दिमाग इंटरप्रेट उसको ऐसे करता है कि फ्लो में 2.5-3 घंटे की मूवी है, बाद में हमें पता लगता है अच्छा ये सीन बाय सीन कट 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 करते हुए सारे पेस्ट करे गए हैं, और अगर उन सीन को भी अगर हम बहुत माइनर सेकंड्स पर देखें तो वो एक्चुअली पिक्चर्स की कंपाइलेशन है जो कि स्पीड में चल रही है, वो बन गई वीडियो। और जब वीडियो जो है, जब वो थोड़ी सी स्पीड में जाकर 2.5-3 घंटे में फ्लो में दिखाई गई, तब जाकर हमारा दिमाग इंटरप्रेट करता है यस आई एम वॉचिंग अ मूवी। तो 100 बात की एक बात ये है कंक्लूजन में, कि एक्सपीरियंस जब भी आपका होलिस्टिक होता है किसी भी चीज़ को लेकर, और एक्सपीरियंस हमेशा हमारा होलिस्टिक ही होता है वैसे तो, ठीक है, तब आप उसको कहते हो कि यस इट इज़ जस्टॉल्ट। मतलब कोई भी चीज़ संसार में जो आपको एक्सपीरियंस के तौर पर मिले और जो कि होलिस्टिक हो, आप उसके पार्ट बाय पार्ट माइक्रो एलिमेंट्स को टुकड़े टुकड़े कर कर नहीं देख रहे हो, आप उसको यूनिवर्सल मैनर में एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, परसेप्चुअल एक्सपीरियंस के तौर पर, होलिस्टिक मैनर में जब इंटरप्रेट कर रहे हो, तो आप कह सकते हो कि आपका जेस्टॉल्ट एक्टिवेटेड है। ओके, अब ये जो चीज़ है ना ईशा, यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हो, प्रिंसिपल्स ऑफ जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, इसको हम थोड़ा सा जब मतलब अभी तो हमारा एनसीईआरटी से बेस बन रहा है, थोड़ा सा जब हम हायर लेवल पे जाएंगे तब इसकी थ्योरीज मैं आपको डिटेल में कराऊंगा, लेकिन एक बार के लिए ये समझाना आपको कि हमारा जेस्टॉल्ट कैसे काम करता है, तो जेस्टॉल्ट अप्रोच हमारे दिमाग में काम कैसे करती है, इसके लिए प्रिंसिपल्स हैं, 6 प्रिंसिपल्स होते हैं। पहले प्रिंसिपल का नाम होता है प्रेग्नेंस, ठीक है।
प्रेगनेंस में जैसे क्या है ईशा, ये सारे अलग अलग सर्कल्स हैं, वैसे तो 5 सर्कल्स हैं ये, है ना, 1 2 3 4 5। लेकिन जब ये कॉम्बिनेशन में आ गए, जैसे इनकी चूड़ियां बंध गई आपस में एक दूसरे से क्रॉस करते हुए, तो ये एक सिंगल ग्रुप का पार्ट बन गए ना। तो आप इन सर्कल को इंडिविजुअल सर्कल ना कह के ऐसे ही कहोगे ना, ये सर्कल्स या जो भी ये रिंग्स हैं या बैंगल्स हैं, ये गुच्छे में बंधी हुई हैं, राइट। दूसरा है प्रिंसिपल जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी का, सिमिलैरिटी। अब जैसे मुझे आप एक बार बताओ, ये है रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, कौन सी रो सिमिलर है? अपने अपने हिसाब से तो सभी सिमिलर हैं, है ना, 1 3 4 तो एक जैसे हैं। ये आपको इन सब में थोड़ी सी डिसिमिलर लग रही होगी, ये वाली रो, है ना। ये अपने आप में तो सिमिलर है, लेकिन ये जो पैटर्न बन रहा था इसमें बिगड़ रहा है ये। अगर तो इसको जैसे क्या है, हम जैसे कहें ना, सिलेक्ट द ऑड वन आउट, तो आपके लिए ऑड वन आउट क्या होगा? ये 2, राइट। फिर प्रॉक्सिमिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अब ये 4 सर्कल्स की मान लो ये सर्कल होते हैं ये, और इसकी हम जाके ऐसे पैटर्न बना दे रहे हैं। लेकिन आपको यहां पर क्या लग रहा होगा कि सर यहां पर ना थोड़ा सा गैप है, ये बड़ा गैप है, लेकिन इनके बीच में जो गैप है ना, इन पैटर्न के बीच में ये कम है, लेकिन ये बीच वाला गैप काफी ज्यादा बड़ा है, राइट। तो यहां पर आप ये समझोगे कि ये ना सर पेयर बन रखे हैं, 2 पेयर, ये है पेयर ए और ये है पेयर बी, राइट। ऐसे ही होगा, पेयर ए पेयर बी। फिर कॉन्टिन्यूटी, आपको ये देखकर क्या लग रहा है ईशा, जैसे हम किसी भी चीज को जब ऐसे देखते हैं तो हमने सबसे पहले देखते ये देखा कि यार ये जो एस है उल्टा होकर के लेटा हुआ है ना, या फिर ये पूरी की पूरी कोई एक चेन है या सांप है। हम इसको पार्ट्स बाय पार्ट्स करके नहीं देख रहे थे, हमारी नजरों ने जब इसको देखा एक साथ ही देख लिया, रेदर देन काउंटिंग के ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल। हमारा दिमाग इसको इंटरप्रेट एक ऐसी चेन की तरह कर रहा है, कॉन्टिन्यूटी की तरह, राइट, एक पैटर्न की तरह। फिफ्थ प्रिंसिपल है जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी का, क्लोजर। अब जैसे यहां पर आपको ना ये कटे हुए जो सर्कल्स हैं ये नहीं दिख रहे हैं। आप अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना डायग्राम को, तो हमारा दिमाग इमेज ये वाली बनाएगा इसके अंदर ट्रायंगल की, राइट, रेदर देन ये व्हाइट कलर का पैटर्न। और लास्ट प्रिंसिपल होता है जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी का, डेट इज कॉमन रीजन। और भी होते हैं वैसे, लेकिन ये 6 मेजर है, ठीक है। तो जैसे सिलेक्ट द ऑड वन आउट की हम लोग बात कर रहे थे, तो वहां पर तो हमने पूरी की पूरी रो को ले लिया सिमिलैरिटी में। लेकिन कॉमन रीजन क्या होता है कि जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पर बोलूँ कि एक ऐसा पैटर्न चुनो जहाँ पर तीनों शेप्स अलग अलग हों, तो वो कहाँ पर आ पा रहा है? क्या ऐसे बनेगा तीनों शेप्स अलग अलग हों? ये पैटर्न नहीं बन पा रहा है, ठीक है। लेकिन ये वाला पैटर्न क्या ऐसे बनेगा क्या? यस, ऐसे बन पा रहा है, ठीक है। ये वाला पैटर्न ऐसे बन पाएगा क्या? नहीं बन पा रहा है। ये 3 फिगर्स को जो अलग अलग हों सिलेक्ट करने वाला पैटर्न क्या ऐसे करके बन पा रहा है? नहीं, यहाँ पर ये 2 सेम हो गई। अब क्या होता है ईशा, हम जानते हैं जैसा यहाँ पर मार्क कर रखा है, ये है वो पैटर्न, है ना। ऐसे करके ये पैटर्न बन सकता है, या फिर ऐसे करके भी एक ये पैटर्न बन सकता है, या फिर ये पैटर्न ऐसे करके भी बन सकता है। यहाँ पर बन रहा है कि 3 फिगर्स ऐसी आनी चाहिए पेयर में, जहाँ पर तीनों की फिगर्स जो है वो अलग अलग हो, राइट। अब इसी के बेसिस पर, इसी साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स के बेसिस पर कुछ गेम्स आपने सुनी होंगी ईशा, जैसे लोग खेलते रहते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग भी खेलते रहते हैं, कैंडी क्रश। वो इन्हीं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के बेसिस पर वो गेम्स बनती हैं, ताकि लोगों के दिमाग को ना इस प्रकार का डोपामीन जो है वो मिले कि हाँ यार, हम ये फिगर्स जो है ऑड वन आउट करना, या फिर अगर ऐसा कोई टास्क दे दिया गया कि एक पेयर ऐसा बनाओ कि जहाँ पर तीनों फिगर्स अलग अलग हों, तो वो काम फिर लोगों को लगता है कि यस, मेरा माइंड जो है वो ढूंढ सकता है। उसी के बेसिस पर ऐसी जो पेयरिंग गेम्स होती हैं कैंडी क्रश जैसी, उनका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा ट्रू आईएएस एंड पीसीएस का एक डेडिकेटेड फाउंडेशन कोर्स है, आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपकी प्रीलिम्स एंड मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। अपार्ट फ्रॉम इट, जैसा कि ये क्लास साइकोलॉजी ऑप्शनल के बारे में थी, हमारे पास ऑप्शनल के कोर्सेज भी अवेलेबल है। साइकोलॉजी ऑप्शनल, लॉ ऑप्शनल जिसको प्राची मौर्य मैम कवर करवाती है, पीएसआईआर ऑप्शनल और हिस्ट्री ऑप्शनल।
इन डिस्कशंस की पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जिसके बारे में काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं, तो उसके बारे में मैं वैसे आपको हर एक लेक्चर में बताता हूँ। तो यहाँ पर भी फिर से बता देता हूँ कि ये जो स्कैन है, आप यू पी आई एडसेस को, ये जो स्कैनर है किसी भी यू पी आई ऐप को आप यूज़ करते हैं उसको स्कैन कीजिए। फॉर वन पर्टिकुलर चैप्टर यू नीड टू पे 21 रुपीज़। पेमेंट होते ही स्क्रीनशॉट आप टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और उसके बाद हमारी टीम आपको विद इन फ्यू मिनट्स या फिर विद इन 1 आवर इन पीपीटीज़ की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देगी। इसके अलावा दोस्तों ये मेरा प्राइवेट नंबर है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो प्रिपरेशन से रिलेटेड, कोई भी क्वेरी हो, कोई हर्डल हो आपकी प्रिपरेशन में, आपको कुछ अप्रोच समझ में नहीं आ रही हो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, तो आप मुझे फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं। जितनी जल्दी मैं अपने लेक्चर से, अपनी क्लासेस से फ्री हो जाऊंगा, आई विल रिप्लाई यू एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट जो थे उनके स्कूल ऑफ थॉट बेसिकली क्या कहता था, उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, जब वो विलियम वुंड के स्ट्रक्चरिज्म के स्कूल ऑफ थॉट को क्रिटिसाइज करते हैं। तो बिहेवियरिस्ट जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या फिर बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट जो है, उसका क्या मानना है विद रिस्पेक्ट टू साइकोलॉजी या फिर विद रिस्पेक्ट टू द स्टडी ऑफ माइंड, उसको हम समझेंगे अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन दोस्तों।